अगर आप भी एसबीआई पीओ एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और क्वांट में प्रॉब्लम है तो ये सेशन आप सभी के लिए रहने वाला है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वांट की स्ट्रैटेजी को लेकर। इसमें तीनों टाइप के बच्चों को लेकर मैंने स्ट्रैटेजी बनाया है। एक बच्चा वो जो बिगिनर है जो अभी भी पढ़ना स्टार्ट किया है, एक बच्चा वो जो इंटरमीडिएट है मतलब कुछ पढ़ चुका है, कुछ बाकी है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और एक वो स्टूडेंट जो रिपीटर है, रिपीटर्स की क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इन तीनों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले एसबीआई पीओ में क्वांट का जो पैटर्न होता है प्रीलिम्स और मेंस में वो हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं प्री की बात करता हूं तो प्री में आपके टोटल 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट का और 30 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, 30 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स का पेपर में क्वांट रहेगा। लेवल की बात की जाए तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। मतलब अदर एग्जामिनेशन की तरह प्री का लेवल एकदम आसान नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्वांट के चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंप्लीफिकेशन के सवाल बेटा नहीं आते हैं। बहुत रेयर केसेस में सिंप्लीफिकेशन पीओ में देखने को मिले। अब अप्रोक्सीमेशन के 5 सवाल ही आएंगे, 10 तक तो नहीं जाएगा। 5 क्वेश्चंस रहते हैं। नंबर सीरीज के 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5। अब ऐसा नहीं है कि 5 अप्रोक्सीमेशन भी आ जाएगा, नंबर सीरीज भी आ जाएगा, क्वाड्रेटिक भी आ जाएगा। इन तीनों में से कोई 2 चैप्टर से सवाल आते हैं या कई बार तो 5 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या तो केवल अप्रोक्सीमेशन आ गया, केवल नंबर सीरीज आ गया, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये शिफ्ट वाइज वेरी करता है। ठीक। बाकी फिक्स की अगर बात की जाए तो डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 से 15 सवाल होंगे ही होंगे। एंड अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के आपके 8 से 12 सवाल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। डीआई में आप लोगों का कैसलेट डीआई भी पूछा जा सकता है। कैसलेट डीआई अगर आता है तो 3 क्वेश्चन मिनिमम देते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन देते हैं। मेंस की भी बात कर लेते हैं। मेंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, अगेन 30 क्वेश्चन रहेंगे, बट इस बार आपको जो टाइम मिलता है 45 मिनट का टाइम मिलता है। प्री में भी 30 क्वेश्चन होते हैं बट 20 मिनट का टाइम, यहाँ पर आपको 45 मिनट का टाइम मिल रहा है। इसका मतलब सर मेंस का लेवल मजेदार होता होगा, एकदम डिफिकल्ट रहता है। पैटर्न की अगर बात की जाए तो एडवांस डीआई में कैसलेट, मिसिंग डीआई, रेडार, पाईचार्ट, न्यू पैटर्न डीआई, टूर्नामेंट बेस्ड डीआई, इस तरीके के डीआई आप लोगों को 15 से 20 देखने को मिलने वाले हैं। अर्थमेटिक की बात की जाए तो अर्थमेटिक का वेटेज 8 से 10 क्वेश्चन का रहेगा। डाटा सफिशिएंसी के 3 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, या तो डाटा सफिशिएंसी होगा या कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी के 3 से 5 क्वेश्चन होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज के एडवांस लेवल के 1 या 2 सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैं मेंस की बात करता हूँ और मेंस क्लियर करने के लिए सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, तो देखो यार मेंस में अगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो अगर 2 मार्क्स के आपने 5 to 10 सवाल भी कर दिए तो भी आप क्लियर कर लेंगे। मतलब आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तो होता ही नहीं है। ठीक है, ओरल कट ऑफ होता है एसबीआई में। तो अगर मैं बात करूं कि आपके कितने स्कोर होना चाहिए मेंस में, तो लास्ट ईयर का जो एग्जाम था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो गुड अटेम्प्ट हम लोगों ने देखे थे वो 6 से 10 के बीच में थे। 6 to 10 क्वेश्चन अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। मतलब अगर हमने एक डीआई और 3-4 क्वेश्चन अर्थमेटिक कर दिए, डाटा सफिशिएंसी के 1-2 सवाल बना दिए तो काम हो जाता है। मतलब पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता है, इसलिए कम क्वेश्चन भी अगर आपने करेक्ट कर दिए तो चांसेस आपके सिलेक्शन के हो जाते हैं। होप सो आप लोगों को प्री और मेंस दोनों में क्लियर हो गया होगा। प्री की बात करते सर प्री में कितना स्कोर बनाया जा सकता है, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप स्कोर जो है 20 प्लस टारगेट करेंगे, 20 प्लस अचीव किया जा सकता है। 20 मिनट का टाइम होता है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन तो बनते हैं। अप्रोक्सीमेशन की बात की जाए तो ये 5 सवाल बहुत जल्दी बना सकते हैं आप लोग। इसमें डीआई की अगर बात की जाए तो डीआई के सवाल भी, अब डीआई भी ना 2 या 3 डीआई अगर होता है तो उसमें एक डीआई तो 100% आपको ईजी लेवल मिलता है, एक मॉडरेट लेवल होगा और एक कैलकुलेटिव लेवल होगा। कैलकुलेटिव मतलब जिसमें कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन डीआई कैसलेट के फॉर्म में भी आ सकता है या फिर अपने लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर, पाई चार्ट इस फॉर्म में भी आ सकता है। आपको पहचानना होता है जो इजी है पहले उसको बना दो। पहले ट्राई ये करना है हम लोगों को कि कैसे भी करके हम लोग 20 प्लस क्वेश्चंस को एकदम करेक्ट बना लें, और उसके बाद टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। बाकी मेंस में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेंस में ना सिलेक्शन ही मतलब क्वेश्चन का सिलेक्शन ही आपका सिलेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ऐसा डीआई सेलेक्ट कर लिया जिसको आधा सॉल्व करने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि यार ये डीआई तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो जो आधा डीआई बनाने में आपने जो टाइम लिया होगा ना, 3 से 4 मिनट का टाइम तो इजीली चला जाता है, तो वो 3 से 4 मिनट आपके वेस्ट चले जाते हैं। तो बेटर है
आप क्वेश्चन को बना रहे हैं, आप टाइम लो अपना, बट सवाल वो सिलेक्ट करना है जो हम लोग बना पाए पूरा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा स्ट्रैटेजी के बारे में, कैसे हम लोग यहाँ पर 20 प्लस स्कोर कर सकते हैं, है ना, 20 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कैसे यहाँ पर हम लोगों का जो स्कोर है 15 to 20 तक भी गया है। लास्ट ईयर बहुत से बच्चों का जो स्कोर था 15 से 20 तक गया था गुड अटेम्प्ट, हालांकि 8 से 10 नंबर तक का था। अगर आपने 8 से 10 क्वेश्चन भी कर दिए तो उन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है, बट स्कोर लाने वाले 20 प्लस भी स्कोर लेकर आए थे। तो अचीवेबल तो है कि 20 प्लस स्कोर भी लाया जा सकता है अगर ठीक तरीके से मेहनत की जाए तो। ठीक है, अब दोस्तों तीनों लेवल के बच्चों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिगिनर की बात करते हैं, जो बच्चे अब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि सर हम लोग पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लें। तो देखो, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको पहली चीज बहुत क्लियर होना चाहिए, आपके सिलेक्शन के लिए 3 सब्जेक्ट बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, दैट इज क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये तीनों सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये प्री में भी आपको देखने को मिलेंगे और मेंस में भी आपको देखने को मिलेंगे। प्री आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप लोग मेंस तक पहुंच पाएंगे। अब जो बच्चे बिगिनर है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि मैंने आज अभी आपको बता दिया है। इसके साथ साथ आपको सिलेबस पूरा क्लियर होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आएंगी। देखा है बहुत सारे बच्चे ना जियोमेट्री वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। वो एसएससी वाले स्टूडेंट आ जाते हैं बैंकिंग की तैयारी करना, उनको नहीं पता होता है कि एक्चुअल में कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो पहले तो आपको सिलेबस अच्छे से क्लियर करना है। सबसे पहला स्टेप आपका सिलेबस, एक बार पूरा सिलेबस देखो, जो कि अभी इस सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस पता चल गया, उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्ड करो अपने। अब कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा आप लोगों को, तो कोई भी कोर्स में एनरोल करके आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके बाद आपका एक स्टडी प्लान होना चाहिए, जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कब करेंगे, रिविजन कब करेंगे, ये आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास हो रही है रेगुलर, एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं हम लोग कि डेली आपकी जो क्लास हो रही है सुबह 10 से 11 हो रही है, 10 to 11 अगर क्वांट का क्लास हो रहा है, तो क्वांट के लिए अब आपको दो टाइम अलग अलग निकालने होंगे। एक प्रैक्टिस वाला टाइम, जो कि आपको डेली बेसिस पर 2 से 2.5 घंटे तो प्रैक्टिस करना है, एंड डेली आधे घंटे का टाइम आपको रिवीजन वाला टाइम निकालना है, जिसमें आपने जो भी प्रीवियस डे में पढ़ा है उसको नेक्स्ट डे पर रिवाइज कर सके। प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे, चैप्टर पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन बन पा रहे नहीं बन पा रहे, ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर मैंने डेली रूटीन बाई एक प्लान बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को या टाइम देना पड़ेगा क्वांट को, है ना, क्योंकि सिलेबस में मतलब पूरे ओवरऑल हमने एसबीआई पीओ सिलेबस की बात की जाए, ओवरऑल सब्जेक्ट की बात की जाए, तो क्वांट में ही सबसे ज़्यादा सिलेबस आपके लिए रखा गया है। ठीक है, इसके बाद इंटरमीडिएट बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, आधे अधूरे बच्चे हैं, ठीक है, आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो भी टारगेट कर रहे हैं कि सर एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन आता है उसके पहले हम लोग तैयार हो जाए। तो आप लोगों के लिए एक एडवांटेज ये रहता है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, आपने कुछ हद तक सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, तो आपका पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि बचा हुआ जो सिलेबस है वो कंप्लीट करो। या अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है बट कुछ चैप्टर अभी भी प्रॉब्लम देते हैं, तो देखो यार, कोई डिफिकल्ट नहीं है उन चैप्टर्स को कवर करना। एक दिन में एक चैप्टर को लेकर बैठो, 100-150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर डालो, चैप्टर आपका बनने लगेगा। ठीक है, आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, इसके बाद अगर बात की जाए तो अपने जो वीक टॉपिक है उस पर फोकस करना है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, डिप प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ऐसे करनी है सर, उन सवालों पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपने पहली बार देखे हैं। मतलब देखो, बैंक एग्जाम में अगर आप सवाल देखने जा रहे हो और अगर आपको कोई न्यू पैटर्न का सवाल दिखता है तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बट अगर वो सवाल आपके सामने आएगा जो सवाल आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिस पैटर्न के सवालों की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है, तो वहां पर आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करो, इतनी डीप प्रैक्टिस करो कि कभी कोई सवाल आपको एग्जाम में नया लगे ही ना। टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अच्छा, बिगिनर बच्चे भी बाद में इंटरमीडिएट हो जाएंगे तो आपको भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इंटरमीडिएट से फिर एक टाइम के बाद आप रिपीटर होंगे तो रिपीटर वाली स्ट्रैटेजी भी फॉलो करनी है। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, है ना। सिलेबस कंप्लीट हो गया, अगर 90% भी आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। अब मॉक टेस्ट में जो आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, ट्राई करो कि एटलीस्ट उस चैप्टर के सवाल तो बन जाए। अगर नहीं बनते हैं तो उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, नीड है। एनालिसिस, टेस्ट का एनालिसिस आपको सिलेक्शन के द्वार तक छोड़कर आता है। मतलब एनालिसिस से ही हम लोगों को क्लियर होता है बेटा कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सही तरीके से पढ़ा है, हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे अप्रोच, हमारी स्पीड, सारा
कुछ पता चलता है एनालिसिस से, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको करना है। आप स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का लगाएंगे 1 घंटे का मॉक टेस्ट होगा, बट एनालिसिस में 2 घंटे लगेंगे। फिर धीरे धीरे आप लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका जो टाइम है एनालिसिस का वो कम होता जाएगा। ठीक है। रिपीटर के लिए बेटा, रिपीटर को तो ये बात ध्यान रखना है, रिपीटर में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ चैप्टर्स को स्किप करके बैठे होते हैं। लाइक मेंसुरेशन के सवाल कम आते हैं उसको स्किप कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कम आते हैं उसको स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले आप उसी चैप्टर्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि आज की डेट में किसी भी चैप्टर से सवाल पूछा जा सकता है और मेंसुरेशन बहुत से बच्चे स्किप करते हैं। और लास्ट ईयर में आप बैंक का कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, चाहे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, मेंसुरेशन हर एक एग्जाम में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो हम कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपका फोकस वो होना चाहिए, सर जो चैप्टर हम लोगों के वीक है या जो हमने स्किप किए थे वो चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करते हैं। मॉक टेस्ट लगाओ, रेगुलर बेसिस पे लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो अब आपको सिलेबस नहीं करना है, सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आपके पास टाइम है, और टाइम है तो ट्राई करो कि वीक में एटलीस्ट 3 to 4 डेज आपका प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगे और 2 to 3 डेज आपके मेंस के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर आपका प्री में स्कोर अच्छा खासा आने लग जाता है, आपको लगता है कि यार अब मेरा प्री में स्कोर अच्छा आ रहा है, आउट ऑफ 30 आपका स्कोर 25 तक जाने लग गया है और कंसिस्टेंट 25 तक स्कोर जा रहा है, तो उस केस में आप लोग मेंस की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ा देंगे, प्री के मॉक टेस्ट थोड़ा कम कर देंगे, मेंस के ज़्यादा कर देंगे, और जैसे ही हमारा एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा, प्री एग्जाम आएगा, उस टाइम पर लास्ट के 20 डेज केवल प्री के मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो अभी तो नोटिफिकेशन नहीं है, अभी एग्जाम डेट भी नहीं है, तो अभी के लिए आप स्ट्रैटेजी ये फॉलो कर सकते हैं कि 3 से 4 दिन प्री, 1 से 2 दिन मेंस के मॉक टेस्ट को लगाते हैं क्वांट का। उसके बाद जब आपका प्री का स्कोर अच्छा खासा बनने लगता है तो उसके बाद अपन मेंस का फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर प्री का कम कर देंगे, और जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा तो प्री के टाइम पर बेटा 20 से 25 दिन तक कंसिस्टेंट आपको प्री के मॉक टेस्ट लगाने हैं, तब मेंस को हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, एनालिसिस आप लोगों को अगेन बहुत अच्छे से करना है, एनालिसिस से ही आपको क्लियर होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि सर हम लोग 20 मार्क्स तक तो पहुंच जाते हैं बट उसके ऊपर नंबर नहीं आ रहा आउट ऑफ 30, या एक पर्टिकुलर मार्क्स तक पहुंच के रुक जाते हैं, तो उसका रीज़न ही यही होता है कि आपको उतना आता था जितना आपने बना दिया, बट इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको एनालिसिस करेंगे, उस पर काम करेंगे, कौन से सवाल नहीं बन रहे, क्या गलती हो रही है, उस पर जब काम करेंगे तभी आपका स्कोर उसके आगे बढ़ने वाला है। रिवीजन ट्राई करो कि आपने जो नोट्स बनाया है उसका रिवीजन करो। मॉक टेस्ट के पहले अगर आप रिवीजन करके मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 नंबर का एडवांटेज देखने को मिलेगा, फायदा देखने को मिलेगा मॉक टेस्ट में। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स 20 आ रहे हैं, बट रिवीजन के साथ आप अगर मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो मे बी हो सकता है कि आपके जो मार्क्स है वो थोड़े से और इंक्रीज हो जाए। ठीक है, एग्जाम स्ट्रेटेजी पर आप लोगों को ज़्यादा, मतलब एग्जाम स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट। अब यार सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि आप जब क्वेश्चन बनाने जाते हो तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ट्राई करो जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो क्वेश्चन को ठीक तरीके से सिलेक्ट कर सके। स्टार्टिंग में गलतियां होगी कि आपने वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया जिसमें टाइम ज़्यादा लग गया है, बट जब बार बार मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कब करना है, कौन से सवालों को पहले बनाना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को मार्केस रिव्यू करके लास्ट में करना है। ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट के थ्रू ही हम समझ पाते हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट लगाते रहना है और उसका एनालिसिस करते रहना है। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। बेटा सिलेबस की बात कर लेते हैं एक बार, जो एकदम नए बच्चे हैं जिनको सिलेबस नहीं पता है, तो देखो यार आपका ना 3 पार्ट में मैं क्वांट को डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट होता है स्पीड में जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्री में आपके 5 to 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में ना नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एसबीआई पीओ में आता है। लेवल इसका अप होता है, प्री का लेवल एकदम इजी होता है, मेंस का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब मिक्स क्वेश्चन होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर सीरीज को मिक्स कर दिया, नंबर सिस्टम के सवाल को मिक्स कर दिया, तो वो सब कुछ मिक्स करके आपके सामने मेंस का क्वेश्चन बन सकता है क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज से। अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन मेंस में एसबीआई पीओ में तो नहीं होगा। दोस्तों आगे बात की जाए तो अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स होते हैं, अब मैं यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ, ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस पे, ये सभी को कंप्लीट करना है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये 3 चैप्टर मतलब आपके पूरे क्वांट की जान है। ये तीनों चैप्टर्स को अगर आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट अगर ये 3 चैप्टर आपके वीक रह जाते हैं तो बचे हुए चैप्टर्स भी आपको बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
एज पार्टनरशिप, मिक्सचर, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये वो चैप्टर है जो प्रीलिम्स में सवाल आएंगे ही आएंगे। टाइम एंड वर्क हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, एंड मेंसुरेशन हो गया, ये प्रीलिम्स में आने ही है। ठीक है, बाकी ये चैप्टर्स को पहले आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। कौन कौन से? नंबर सिस्टम को सबसे पहले कंप्लीट करो, देन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ये चैप्टर को कंप्लीट कर दो। ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे ही रेशियो कंप्लीट होता है उसके बाद आपको एज पार्टनरशिप, मिक्सचर कंप्लीट करना है, क्योंकि रेशियो की सब टॉपिक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज बेस्ड होते हैं, तो आप ये परसेंटेज के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। एवरेज यूनिक टॉपिक है, वो कभी भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। टाइम एंड वर्क के साथ पाइपिंग सिस्टम को कंप्लीट करो, एंड एसटीडी के साथ आपको ट्रेन एंड बोट सिस्टम को कंप्लीट करना है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को एक साथ कंप्लीट करेंगे, एंड मेंसुरेशन को आपको एक साथ कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप अपने अर्थमेटिक वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर डीआई की बात की जाए तो प्री एग्जामिनेशन में बेसिकली टेबुलर, बार, लाइन और पाई चार्ट, ये 4 टाइप का, और एक कैसलेट, 5 तरीके के डीआई पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में। बट मेंस की अगर बात की जाए तो रडार ग्राफ, फनल, फ्लो चार्ट, कॉम्बिनेशन बेस्ड डीआई, कैसलेट डीआई, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई एंड न्यू पैटर्न डीआई, टूर्नामेंट पर बेस्ड डीआई हो जाते हैं, और नए नए पैटर्न के बनते रहते हैं डीआई। ठीक है, जो पहली बार, कई बार ऐसा होता है कि पहली बार हम लोग एग्जाम में ऐसा डीआई देख रहे होते हैं, ऐसे पैटर्न चेंज करता है एसबीआई पीओ। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि यार क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लो कि कभी भी एग्जाम में कुछ भी नया ना लगे, और सिलेक्शन करना क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। तो घर पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। कई बार पीओ मेंस में जो डीआई आप लोग देखते हैं, डीआई का पैटर्न एग्जाम में देखते हैं, वो आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाता है, क्लास में देखने को मिल जाता है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए अगर आप रेगुलर बेसिस पर क्लासेस अटेंड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो एग्जाम में आपको डेफिनेटली बहुत सारे सवाल ऐसे देखेंगे कि यार ये तो हमने ऑलरेडी लगाए हैं। देखो सेम क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा, है ना। बैंक में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस साल भी पूछ लेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पैटर्न आपको थोड़ा सा वैसा देखने को मिल सकता है, जैसे एक इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, कमीशन बेस्ड डीआई हो गया, जो कि हम लोग थोड़ा सा क्लास में प्रैक्टिस किए तो एग्जाम में वैसा डीआई देखने को मिला था। तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि कमीशन बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है, तो आपके लिए वो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती है। क्लियर है? तो ये आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। तो दोस्तों ये थी हमारी क्वांट की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आई होप सो सभी को क्लियरली समझ में आ गई होगी। बस पढ़ना स्टार्ट करो यार, ठीक है। जिंदगी में सबसे आसान होता है कि कोई भी काम शुरू करो और बीच में बंद कर दो। आप अगर काम को शुरू करते हो और उसको एंड तक लेकर जाते हैं ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो शुरू करने से पहले डिसाइड करेंगे हम लोग कि हमको पूरा एंड तक जाना है, या जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं जा पाएंगे तो शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आधे अधूरे मन से, या फिर बोल सकते हो बहुत से बच्चे झूठी मेहनत जो करते हैं ना, कि शुरू तो कर देते हैं बट एंड तक नहीं ले जाते, तो बेटा वो किसी काम की नहीं है। अब कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है, जितनी वैकेंसीज आती है उसका अप्रोक्सीमेट 20 टाइम्स स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सीरियसली तैयारी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वैकेंसी 2000 आती है, तो 2000 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएंगे 40,000 स्टूडेंट, जो कि बहुत मेहनत करके बैठे हैं, तैयार है। वो बस वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन आए, एग्जाम फॉर्म फिल करे, एग्जाम देना स्टार्ट करें। तो आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है। अगर उन बच्चों के साथ कंपटीशन है तो बेटा उनके साथ कंपटीशन अगर आप करना चाहते हो तो उनके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, और उनके लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। समझ रहे? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर उनको बीट करना है, पीछे करना है, तो आपकी मेहनत भी उसी तरीके से होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। 21 साल के बच्चे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे पास 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो 21 ईयर एज कंप्लीट हो रहा है, एक्सबीआई पीओ बन चुके हैं, है ना, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मेहनत करोगे तो सारी चीज़ें और एग्ज़ाम निकालना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, मेंस के बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, देन फाइनल आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक में फंसते हैं तो आपको यूट्यूब पर है ना, उसका वन शॉट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ना है तो केवल सर्च करो यूट्यूब पर नंबर सिस्टम वन शॉट बैंकिंग वाला, चैनल का नाम डालोगे, आपको नंबर सिस्टम का वन शॉट मिल जाएगा। वन शॉट कंप्लीट करोगे, नंबर सिस्टम में कोई डाउट नहीं रहेगा। सिमिलर अगर आपको परसेंटेज कंप्लीट करना है, परसेंटेज वन शॉट बैंकिंग वाला सर्च करेंगे, आपको उसका वन शॉट मिल जाएगा। वन शॉट कंप्लीट करो, परसेंटेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सारे चैप्टर इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।